नमस्कार। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोगों ने ये लगभग मान लिया है कि अब चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वे भले ही चुनाव में हिस्सा ले रहे हों, वोट डाल रहे हों और मन मार कर नतीजों को स्वीकार भी कर लेते हों, मगर मानते हैं कि वोट किसी को भी डालो, जाएगा बीजेपी को और जीतेगा तो मोदी ही। और ये धारणा कोई हवा में नहीं बनी है। संगठित और सुनियोजित धांधलियों के इतने सारे सबूत आ चुके हैं कि कहीं शक की गुंजाइश नहीं रह गई है। चुनाव के पहले, मतदान के दौरान और फिर मतगणना तक हर चरण में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई ऐसे भंडाफोड़ किए हैं जिनके जवाब न चुनाव आयोग ने दिए हैं और न ही सरकार ने। देश के नामी वकील, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बारंबार चुनाव चोरी के सबूत दे रहे हैं, मगर सरकार ने आंख कान बंद कर लिए हैं। चुनाव लूटने की इससे भी ज्यादा पुष्टि हमारे वे संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं जिन पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग अब सबसे बदनाम संस्थाओं में से एक है। उसे बीजेपी की एक शाखा ही माने जाने लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पक्षपाती रवैये ने स्थापित कर दिया है कि डंके की चोट पर वे बीजेपी की मदद कर रहे हैं और इसको लेकर उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई मलाल नहीं है। साफ है कि उन्हें मोदी सरकार से अभयदान मिला हुआ है, बल्कि उसने तो कानूनी तौर पर व्यवस्था कर दी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निराश किया है। ठोस और जीवंत सबूत दिए जाने के बावजूद एसआईआर को जिस प्रच्छन्न तरीके से उसने अपना समर्थन और सहयोग दिया है, वो उसकी मंशा पर शक करने का पर्याप्त आधार देता है। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव बेमानी नहीं हो गए हैं? अगर चुनाव के नतीजे पहले से ही तय हैं, तो फिर विपक्ष चुनाव लड़कर उन्हें वैध क्यों बनाता है और चुनाव लूट से बनी सरकार को ये कहने का मौका क्यों देता है कि उसे तो जनता ने चुना है? जाने माने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव इस चुनाव चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाते रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट से लेकर पोलिंग बूथ तक सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां उजागर की हैं। आइए उनसे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। योगेंद्र जी, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, इतना घूमते फिरते रहते हैं आप, कि लोगों का जो विश्वास है चुनाव प्रणाली से वो पूरी तरह से उठ चुका है। बावजूद इसके कि वो वोट डालते हैं और रिजल्ट आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बात घूम फिर कर ये कि जीतेंगे तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ये जो स्थितियां निर्मित हो गई हैं, उसमें आपको चुनाव की प्रासंगिकता क्या दिखती है? क्या चुनाव जिस जिस तरह से हो रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए और जो पूरा निजाम है उसकी विश्वसनीयता के लिए कोई अहमियत उनकी रह गई? पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगा। अभी भी मैं घूमता हूँ, आप भी घूमते हैं, देखता हूँ। लेकिन मैं अपने अनुभव का मतलब मैं 1977 से हिसाब लगाऊंगा, जब मैंने पहली बार अपने होशो हवास में चुनाव देखे थे। तब से अब तक मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं जी कुछ भी कर लो, होना तो वही है जी, आप जहाँ भी बटन दबा लो, निकलेगा तो कुछ और जी। ये पहले कभी नहीं था। पहले भी गड़बड़ियाँ हुई थी, कुछ कुछ चुनाव विशेष में गड़बड़ियाँ हुई थी। किसी एक जगह पे एक ज़माने में बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी। चुनाव आयोग ने एक ज़माने में पूरा पौड़ी गढ़वाल का चुनाव रद्द कर दिया था। अलग अलग जगह पे गड़बड़ियाँ हुई थी, लेकिन पूरी व्यवस्था में घालमेल है, ये बात पहली बार एक बड़े दायरे में आ रही है। अभी भी पूरी तरह से नहीं है। अभी भी बीच बीच में चुनाव का परिणाम आता है, लोगों को लगता है हाँ ये तो ठीक है। और वही एक अभी भी उम्मीद है कि अभी भी पूरी तरह से लोगों का भरोसा चुनाव पे नहीं उठा है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह से चुनावी व्यवस्था चल रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है, जो बिल्कुल सीधे सीधे बीजेपी के हेड ऑफिस से चलता हुआ दिखाई देता है, और जिस किस्म के पिछले 2 चुनाव आयुक्त हुए हैं, उनका जो व्यक्तिगत कंडक्ट भी है वो इतने घटिया दर्जे का है कि लोगों की जो थोड़ा सा भी विश्वास है वो खत्म हो सकता है। उसके बाद चुनाव की क्या प्रासंगिकता है?
प्रासंगिकता दो तरह की है। एक जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके लिए, दूसरा जो अपोजिशन में है उनके लिए। जो कुर्सी में बैठे हैं उनके लिए प्रासंगिकता ये है, ज़रूरी ये है, उसके बगैर क्यों काम नहीं चला लेते? इसलिए कि 21वीं सदी का जो डिक्टेटरशिप है वो 20वीं सदी से बुनियादी रूप से अलग है। 20वीं सदी में आपको जब डिक्टेटर होते थे तो कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं होती थी, यूनिफॉर्म पहन के आते थे, कहते थे कल से सेंसरशिप, मार्शल लॉ, मामला ख़त्म। 21वीं सदी में पुतिन को भी कहना पड़ता है कि भाई मैं चुनाव करवा रहा हूँ, चीन भी कहता है चुनाव हो रहा है। तो 21वीं सदी का जो तानाशाही है वो जनता के नाम पर चलती है। तानाशाह को भी ये साबित करने की ज़रूरत है अपनी आँख में और दुनिया की आँख में और जनता की आँख में कि मैं जनता के सपोर्ट से यहाँ हूँ। ये उनकी मजबूरी है। चुनाव से वो लेजिटिमेसी गेन करते हैं। एब्सोल्युटली, ये वैधता बिल्कुल मिलती है। ये अनिवार्य है 21वीं सदी में। 21वीं सदी में कोई भी व्यवस्था, कोई भी निज़ाम ये नहीं कह सकता जनता माने ना माने, मैं देश के हित में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये संभव नहीं है। तो इस मजबूरी के चलते चुनाव होंगे। और भारत जैसे देश में जहाँ जनता ने 70 साल चुनाव देख लिए हैं, एक तरह से उसको मुंह में जायका है चुनाव का, वहाँ आपको न सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करने हैं बल्कि जनता को भी दिखाना है कि भाई ये चुनाव हैं और ये चुनाव जो है वो किसी मायने में फेयर है। जनता को ये समझा सकना कि जो कुर्सी पे बैठा है वो तुम्हारे वोट की वजह से बैठा है। उन्हें भी समझाना जिन्होंने वोट नहीं दिए कि तुमने भले ही ना दिया होगा लेकिन जनता ने वोट दिया है। दूसरा सवाल है विपक्ष की क्या मजबूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है जी, कि क्या जो मौजूदा सरकार है वो इतनी शर्म दिखा रही है कि जनता के वोट से चुनकर आए हैं, ये वैधता के साथ दिखे, उसमें कुछ दम दिखे। यहाँ तो अब पूरी तरह से शर्म लिहाज छोड़कर पूरी मशीनरी को, पूरी चुनाव प्रणाली को और एसआईआर जिस तरह से हो रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है कि आप कुछ भी सोचते रहो, हमें इसकी परवाह नहीं, हम तो चुनाव जीतेंगे किसी भी तरह से। दो दायरे हैं मुकेश जी। एक दायरा है जिसमें आप और मैं जीते हैं, जिसमें हम रोज़ देख रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है। हम रोज़ देख रहे हैं कि हर छोटे बड़े फैसले कैसे चुनाव बीजेपी के साथ एक जुगलबंदी में हो रहे हैं। जहां हम रोज़ देख रहे हैं कि अब चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या हो गया, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ था, रामपुर में हम देख रहे हैं। सामान्य व्यक्ति उस दायरे में नहीं है। सामान्य व्यक्ति दूर से देखता है कि कुल मिलाकर ठीक है कि नहीं। बीजेपी को पहले दायरे का कोई शर्म लिहाज नहीं है, दूसरे की चिंता है। क्योंकि जिस दिन दूसरे दायरे में ये बात आ गई कि भाई ये तो एकदम हेराफेरी करके जीत रहे हैं, भाई ये चुनाव आयोग तो कोई काम का नहीं है, उस दिन इनका निज़ाम कायम नहीं रहेगा। ये मैं विश्वास से कहता हूँ। आज भी इस देश में लोकतंत्र की इतनी एक, जैसे मैंने कहा ना, जायका, लोगों की ज़ुबान पे जायका है कि हाँ हम जिसको चाहे कान पकड़ के उतार सकते हैं। ये रशिया नहीं है, ये जर्मनी नहीं है 20वीं शताब्दी का, जहाँ आप जो मर्जी कर लीजिए, या रशिया जहाँ लोगों को 100 साल से है ही नहीं कि भाई हमने कभी चुना ही नहीं। यहाँ चुना है लोगों ने, बड़ों बड़ों का कान पकड़ के उतारा है। और आज भी मुकेश जी, मैं जाता हूँ, लोग पहचान लेते हैं कभी कभार, तो एक बार नहीं, मेरे साथ ये कम से कम 5-10 बार ये वाकया हो चुका है। कोई ले जाता है, कहता भाई साहब वैसे देखिए मैं संघ परिवार से हूँ, देखिए मेरे परिवार में लोग हैं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप वो ये है इत्यादि, तो मैं सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। मगर योगेंद्र जी, थोड़ा ऑपोजिशन को मजबूत कीजिए ना, ये क्या हो रहा है इस देश में। ये आरएसएस के लोग कहते हैं। अब ये मैं आरएसएस की तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, ये आरएसएस के होने के कारण नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के होने के बावजूद कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश का जो संस्कार है, ये जो 70 साल का जायका है, वो हर एक की जुबान पे है। ये मजबूरी है बीजेपी की। इस शर्म लिहाज से ये शर्म लिहाज नहीं है, ये एक राजनीतिक, न्यूनतम राजनीतिक वैधता बनाए रखने की मजबूरी है। लेकिन जिस दूसरे दायरे की बात आप कर रहे हैं, उसको तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, आरएसएस का अपना जो तंत्र है, वो खबर उस तक पहुंचने ही नहीं देता है। बस वही दिक्कत है। दिक्कत वही है इस देश में कि ये बात आम लोगों तक पहुँचे कैसे। सारा मीडिया इनके कब्जे में है,
सारा बात बनाना, और हमारा ऑपोजिशन, ये भी कहना चाहिए, हमारा ऑपोजिशन भी बहुत कमज़ोर है। मतलब जितना वो कर सकता है वो भी नहीं कर पाता है हमारे देश का ऑपोजिशन, ये सब दिक्कत है। मगर एक मेरी आस्था है, वैसे मैं बहुत आस्थावान आदमी हूँ नहीं मंदिर मस्जिद के मामले में, लेकिन मेरी एक आस्था है, इस देश की जनता जिस इबारत को पढ़ नहीं सकती उसे सूंघ लेती है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने देखा हुआ किस्सा है, या बोफोर्स के समय पे क्या हुआ था। लोगों को डिटेल्स पता नहीं थे, इमरजेंसी में क्या हुआ, कैसे पार्लियामेंट के साथ वो किया गया, कैसे संविधान को तोड़ा गया, लोगों को ये सब ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती थी। मगर कुल मिला के वो सूंघ सकते थे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ज्यादती हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। जब ये हो जाता है, और मेरी अपनी समझ है कि मोदी सरकार अब उसके नज़दीक पहुंच रही है, जहां वो छोटा सा व्यापारी जो पीढ़ियों से, जनसंघ के ज़माने से इनको वोट दे रहा है, वो भी कहता है भाई साहब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग कुछ करो ना। वो भी कहता है, जो व्यक्ति 3 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे झगड़ लेता था, आपको मतलब बिल्कुल अनर्गल किस्म की गालियां देना शुरू कर देता था, वो व्यक्ति भी कहता है नहीं जी कुछ देखिए, थोड़ा तो अति हो रही है। तो ये जो है, लोकतंत्र की बारीक इबारत को पढ़े बगैर लोकतंत्र की कमी को सूंघ लेना, ये क्षमता हिंदुस्तान की पब्लिक की ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से बार बार कहता हूँ, उन्होंने कहा मिले थे फिर अभी कुछ दोस्त, कि कुछ होगा कि नहीं, पब्लिक कभी खड़ी होगी कि नहीं। मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि पब्लिक इस देश में कभी खड़ी होगी कि नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि जिस दिन पब्लिक खड़ी होगी कहीं हम तो नहीं बैठ जाएंगे तब तक। बस ये हमारी चुनौती है, उस दिन तक खड़े रहना जिस दिन तक इस देश की पब्लिक खड़ी ना हो। और खड़ी होगी, और जिस दिन खड़ी होगी मुकेश जी, पर खच्चे उड़ जाएंगे इन लोगों के, ताश के महल की तरह गिर जाएंगे। हिम्मत नहीं है आज भी इस देश में, आज भी आज़ादी के आंदोलन का संस्कार है, आज भी इस देश में सब कुछ है। जो आंदोलन करते हैं घर वाले गाली भी दे देते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारे लोगों ने ये किया। ये संस्कार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपसे इस बात से तो सहमत हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें बहुत लंबा नहीं चलती, कभी ना कभी तो जनता इनको समझ जाती है और रिएक्ट करती है। लेकिन खतरा ये है कि अगर ये थोड़ा लंबा चला तो और कितने कितने नुकसान ये देश झेलेगा। ये बिल्कुल वाजिब खतरा है, होगा नहीं, हो चुका है। 11 वर्ष में क्या क्या नुकसान नहीं हो चुका, अब तो 12वां वर्ष शुरू हो गया है, क्या क्या नुकसान नहीं हो चुका है इस देश की संस्थाओं को, संसदीय परंपराओं को, तमाम स्वायत्त संस्थाओं को, शिक्षा को, मीडिया को, इस देश के साधारण व्यक्ति की ज़ुबान को, एक न्यूनतम नैतिक संस्कार को, इन सबको ठेस पहुंची है, सबको नुकसान हुआ है इस 12 साल में। और ज़रूर जितना साल चलेगा बहुत गहरा नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो लोग राज करते थे उन्होंने इस देश का सिर्फ कल्याण ही किया था, उन्होंने भी नुकसान किया था। लेकिन इससे पहले जो था वो, मैं कहता हूँ, दुनिया का नियम है कि जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म तो होता ही होता है। सुबह सुबह आप प्रणाम करके मंदिर से निकलेंगे, दिन भर पाप का काम करेंगे, रात को आके 1.25 रुपया रख देंगे, तो धंधा हमेशा ही होता है। जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है। लेकिन एक विधर्म होता है, इसका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है विधर्म का। विधर्म ये जो कि आँख में आँख डाल के कहता है कि क्यों, ये क्यों करूँ मैं। दिक्कत, अधर्म तो इस देश में 70 साल से चल रहा था, अब विधर्म है। अब वो कहता है कि मैं संविधान की बात क्यों मानूं, सेकुलर होने का क्या फ़ायदा, डंडा क्यों ना चलाऊं, अगर अंबानी अडानी की मैं तरफदारी क्यों ना करूं। ये जो हो रहा है ये सबसे बड़ा खतरा है। पहले भी देश को नुकसान होता था, नुकसान खतरा होता था, वो कहीं किनारे से आता था, नीचे से आता था, बाजू से आता था। अब सत्ता के शीर्ष से देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये खतरा है। पहले किसी एक पक्ष पे हमला होता था, इमरजेंसी में लोकतंत्र पे हमला हुआ, मगर सेकुलरिज्म पे हमला नहीं था, सोशल जस्टिस पे उस तरह जैसा भी था उस पे हमला नहीं था।
पहली बार इस देश के जो मतलब चार स्तंभ कह सकते हैं आप, लोकतंत्र, सेकुलरवाद, सामाजिक न्याय और संघवाद, फेडरलिज्म, चारों स्तंभ पर एक साथ शीर्ष से हमला हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है और सच्ची मैं भी सोचता हूँ कि इससे रिकवर करने में कितने साल लगेंगे, और अगर किसी तरह से ये लोग 29 में भी काबिज हो गए तो कितना गहरा नुकसान करके जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन कितना गहरा नुकसान करके जाएंगे और उसे रिकवर करने में कितना वक्त इस देश को लगेगा, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। आपने दो दायरे की बात की कि इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो संदेह है या जो अविश्वास है वो एक दायरे में तो स्थापित हो गया, दूसरा दायरा अभी भी भरोसा कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है ज़्यादातर कि ये सब कुछ हो रहा है, वो लेकिन हो उसमें रहा है। भरोसा, मैं बताता, उसमें भी दो तरह के लोग हैं। सब भरोसा करने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्हें सूचना नहीं है। तो जो मान लीजिए समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो भरोसा नहीं कर रहा, उसको पता, फैक्ट्स उसे भी नहीं पता, लेकिन वो मान के चलता है जरूर गड़बड़ करते होंगे। और जो बीजेपी का वोटर है, वो कह रहा है नहीं देखो तो बार बार जीते हैं तुम लोग, ऐसे ही झूठ बोलते हो। तो मतलब उसमें भी दो हिस्से हैं, जो भरोसा ना करने वाले और भरोसा करने वाले, लेकिन उसके पास तथ्य नहीं है, उसके पास प्रमाण नहीं है, अभी अपनी बातचीत के अंदर उसको सेटल नहीं कर पा रहा है। जी, लेकिन मेरा कहना ये है कि हो तो रहा है, बिल्कुल धांधली हो रही है, बिल्कुल, वोट चोरी हो रही है, वोट लूट हो रही है, सत्ता चोरी हो रही है, तो ये अंततः तो हमारा जो लोकतंत्र है वो खत्म। अगर इलेक्शन ही सही ढंग से नहीं हो रहे हैं और जिस दायरे को पता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि इस तरह से चुनाव लूटा जा रहा है, तो वो चुनाव क्यों लड़ रही फिर, जब उनके लिए ये चुनाव बेमानी है। आप पूरी ताकत झोंकते हो फिर हारना पड़ता है। मैसेज ये जाता है कि अरे ये तो ठीक से चुनाव लड़ना ही नहीं जानते, ये फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए। आप सही कह रहे हैं, हो तो रही है गड़बड़ी, लेकिन जब कोई गड़बड़ी होती है तो आपको उसको बहुत बारीकी से मूल्यांकन करना पड़ता है। लगभग ये वैसा ही मामला है जैसे कोई कैंसर का डॉक्टर कहता है मामला अभी स्टेज 2 पर है, स्टेज 4 पर नहीं है, स्टेज 3 पे आ गए हैं, स्टेज 4 पे है लेकिन अभी स्टेज पे पहुंचा है। तो हम कुछ ऐसी स्थिति में हैं जहाँ कैंसर तो है, अब आपके कैंसर हिसाब से किस स्टेज का कैंसर हाँ है? वो किस स्टेज तक पहुंचा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो देखना चाहिए। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। वो तो जिस तरह के इनके कंडक्ट हैं वो तो स्पष्ट है। चुनाव की पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो ग्राउंड है वो टेढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा, मीडिया, दो चीज़ें तय करती हैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं नहीं, कितना पैसा दे रहे हैं। इस मायने में पूरा चुनाव व्यवस्था, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब असम का चुनाव आ रहा है, सरकार ने 9,000 रुपये निकाल दिया है, हम में से अब हम पलक भी झपक के नहीं देखते, अच्छा ये तो होना ही था, चुनाव है तो होना ही था। बिल्कुल साफ रिश्वत दी जा रही है, सब चल रहा है। तो इस बेसिक मायने में बिल्कुल लॉपसाइडेड है, चुनाव में कोई फेयरनेस नहीं बची है। आचार संहिता मजाक बन चुकी है, आचार संहिता केवल विपक्ष के लिए है, रूलिंग पार्टी के लिए कोई आचार संहिता नहीं है। अब देखिए असम में चुनाव शुरू होने वाला है, वो पिस्तौल वाला तो आपने देख ही लिया विज्ञापन। अभी आप देखते जाइए अगले 1-1.5 महीने में असम और बंगाल में, इन दोनों में क्या कुछ नहीं होगा, और चुनाव आयोग इसको रोकने की कतई कोशिश नहीं करेगा। ये भी ध्वस्त हो चुका है। और चुनाव के दिन कुछ जगहों पे, सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगह ये खेल भी अब शुरू हो गया है कि अगर विपक्ष के वोटर हैं तो उनको मत आने दीजिए, मैसेज दे दीजिए। एक तो जगह तो खैर बहुत ही बेशर्मी से हुआ, जो मुरादाबाद में हुआ था, कुंदरकी में। कुंदरकी, पता नहीं क्यों इस देश में इतना चर्चा नहीं होती, कुंदरकी में जो हुआ वो तो बिल्कुल इस देश में न कभी आज तक कभी नहीं हुआ उस किस्म की चीज़। सीधे सीधे आपने चुनाव से पहले जहाँ जहाँ सपा को वोट मिलते थे उनके वोटर लिस्ट से नाम उड़वा दिए, और रही कही कसर कि उस दिन सुबह पिस्तौल लेके थानेदार पहुँच गया कि बाहर निकले तो तुम्हारी देख लेंगे। ऐसी हरकतें कुछ इलाकों में हो रही हैं, सब तरफ नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसी हरकतें हो रही हैं। SIR के जरिए बीजेपी और सेटिंग कर रही है। एक प्रश्न जो अभी भी बचता है
वो ये है कि क्या बटन कहीं और दब रहा है और निकल कहीं और रहा है। अभी तक उसका प्रमाण मेरे हाथ में नहीं है। ये देख के मेरे ही मित्र कई बार मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, तुम ही उठा के सर्टिफिकेट दे रहे हो। मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो आपको हमेशा देखना होगा कि अच्छा मामला अभी 3rd स्टेज पे है, 4th स्टेज पे है, क्या हम बांग्लादेश जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। या पाकिस्तान में जो चुनाव था, पाकिस्तान के चुनाव में आपको ध्यान है रात को हम कमेंट्री सुन रहे थे तो वो आराम से टीवी पे बात कर रहे थे कि नहीं नहीं अभी तो इमरान खान को 100 सीट आई हैं, देखना सुबह तक 35 हो जाएंगी, अभी जाके ना इलेक्शन कमीशन जाके आर्मी हेडक्वार्टर जाएगा, फिर उसके बाद सीटें चेंज, और एग्जैक्टली वो हुआ। क्या हम वैसी स्थिति पे पहुंच गए हैं? अभी जो अब बाकी सब जो न्यूनतम फेयरनेस थी वो तो सब गई पानी में। अब सवाल केवल एक न्यूनतम बचा है कि जहां सब कुछ कर करा के पैसा मीडिया सबके बावजूद आके जो कांग्रेस को या विपक्ष को वोट बटन दबाता है, क्या उसका वोट रिकॉर्ड होता है कि नहीं, और अगर रिकॉर्ड होता है तो काउंटिंग में घपला होता है या नहीं। अब इस देश की चुनावी फेयरनेस किसी भी स्ट्रक्चरल चीज़ में नहीं बची है। अब चुनावी फेयरनेस का सवाल बिल्कुल अंतिम सवाल पे आ गया है। मतलब कि आप हर तरह की मैं ठगी तो करूंगा ही आपके साथ, आपकी जेब में हाथ डाल के बटुआ निकाल रहा हूं कि नहीं, अब केवल इसका सवाल बच गया है। अभी भी कम से कम खुले और जाहिर तौर पे वो चीज़ उस स्तर की शुरू नहीं हुई है जैसे पाकिस्तान में हुई थी, काउंटिंग में जो कुछ हुआ, या पोलिंग के समय जो बांग्लादेश में हुआ था पिछले चुनाव में, जिसकी वजह से पूरा ध्वस्त हो गया था। अभी भी मेरी नज़र में ऐसे कई चुनाव नहीं हैं, एक दो हैं जहां ज़मीन पे स्पष्ट था कि चुनाव इस हवा इस तरफ है और डब्बे खुले तो इस तरफ निकल आया। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों की चुनाव थे लगभग। मैं इन सब चीज़ों में बहुत बारीक देखना चाहता हूँ। मैं पहला जहां मुझे लगा वो मध्य प्रदेश था 2023 का। अभी भी मेरे गले से उतरता नहीं है। मतलब या तो कुछ कांग्रेस की तरफ से कुछ बहुत बड़ा खेल हो गया था, नहीं तो हुआ क्या मुझे आज तक समझ नहीं आया। हरियाणा में हमारे मूल्यांकन में लाख गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कांग्रेस 70 ना लाती, 60 ले आती, 55 ले आती, मैं कहता कि देखो आपस में झगड़ रहे थे तो इसलिए 50 पे रुक गए, ये सब मान। लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी ले गई। अभी तक मेरे गले से वो चीज़ उतरती नहीं है और इसका मेरी पसंद नापसंद से कोई ताल्लुक नहीं है। महाराष्ट्र में जब मैंने लिखा कि अगर बीजेपी जीत जाती मुझे हैरानी न होती, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना कैंपेन चलाया था। लेकिन जिस मार्जिन से जीती, अभी भी मतलब वो है ना, तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी भी इस किस्म का कोई प्रमाण ईवीएम के सवाल पे, जो ईवीएम का अंतिम मुद्दा केवल अब ईवीएम वाला बचा है, बाकी सब चीज़ें तो एक तरफा हो चुकी हैं। ये जो सवाल है कि क्या शाम 5-6 बजे के बाद वोट डाले जाते हैं, अभी तक मैं उसके किसी ठोस प्रमाण का इंतज़ार कर रहा हूँ। करेंगे, मतलब इनकी दीन ईमान तो बचा है नहीं, लेकिन सामने वाले का दीन ईमान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि डकैती हुई है। आपको डकैती के लिए एक्स्ट्रा प्रूफ भी लाना पड़ेगा, है ना। व्यक्ति मर्डर कर सकता था से साबित नहीं हो जाता कि उसने मर्डर किया। तो अब हम बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब इन चीज़ों का, ये कि क्या बैलेट स्टफिंग हो रही है, सील बंद होने के बाद क्या वोट डाले जा रहे हैं, उसके भी कई इंटरेस्टिंग प्रमाण आए हैं, हम जिस पे ध्यान नहीं देते। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों से, क्योंकि दिल्ली का मीडिया इन पे ध्यान देता नहीं है, और आंध्र प्रदेश वालों को तो 6 महीना लग गया ये बात अपने मुंह से बोलने में भी, अब बोलना शुरू किया उन लोगों ने। उड़ीसा में देखिए उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में उसी दिन विधानसभा इलेक्शन हुआ, उसी दिन लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो एक आदमी गया, पहले विधानसभा वाली मशीन पे बटन दबाया, फिर उस आदमी ने लोकसभा वाले पे बटन दबाया। तो जितने टोटल वोट डले विधानसभा और लोकसभा के एक साथ होने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं विधानसभा का वोट डालूंगा लेकिन लोकसभा का नहीं, या लोकसभा का डालूंगा विधानसभा का नहीं, तो उसको लिखित में दर्ज किया जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया। दोनों मैच करने चाहिए, नहीं करते। विधानसभा आफ्टर विधानसभा दोनों का मैचिंग नहीं हो रहा है, और मैचिंग का मतलब कई जगह 3000 का फासला है, 5000 का फासला है। अब ये इन्हें मैं प्रमाण कहता हूँ, ये मतलब सिस्टम के अंदर से निकले हुए प्रमाण हैं जो हमें मजबूर करते हैं सोचने पे कि कुछ हेराफेरी तो नहीं, किस तरह की हेराफेरी हो रही है।
इसी तरह से ईवीएम का सवाल है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, और मेरे कई मित्र हैं जो पिछले 10 साल से कन्विंस्ड हैं कि ईवीएम में हेराफेरी है। मैं पहले दिन से सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हेराफेरी हो सकती है। दुनिया का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है जिसमें हेराफेरी नहीं हो सकती है। ये तो और एआई के ज़माने की पहले की बातें हैं। एआई में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी इससे अधिक बनती है, ये दिखाना कि वो हुआ है। और अभी भी मैं वैसे ठोस प्रमाण का इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ ये हो सके, शायद इसलिए कि मेरा इन सब चीज़ों में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत हाई रहता है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर हम पब्लिक में बोलते हैं इतने संवेदनशील सवालों पे, तो हमारी जिम्मेवारी सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कोर्ट कचहरी कहता है कि देखने में तो लगता है इस आदमी ने किया होगा, लेकिन पर्याप्त प्रमाण नहीं है अभी ये साबित करने के, तो कुछ वैसी स्थिति में है। मगर उस बड़े सवाल पे आऊँ जो आपने पूछा था। नहीं, मैं ये कहूँगा कि मान लीजिए हम ईवीएम को बाहर ही कर दें, तब भी जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तो काफी है। मैं तो कह रहा हूँ आपकी चेक नाक करने के लिए। ईवीएम में मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई घपला नहीं है, तब भी हर वोटर लिस्ट में घपला है। आप जो चुनाव प्रचार में घपला है, आपके कैंडिडेट को फाइल नहीं करने दिया काउंटिंग में जाता। घपला है। काउंटिंग में मतलब जहाँ थोड़ा बहुत मार्जिन होता है वहाँ तो फ़ोन ऊपर से चला जाता है, वो तो एडजस्ट कर ही दिया जाता है। ये हो रहा है, और आपको जो बेसिक चीज़ें पैसा दिया जा रहा है, राज्य की तरफ से पैसा, बीजेपी की तरफ से पैसा, चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाता, और पूरा का पूरा मीडिया लगा है रूलिंग पार्टी का प्रचार करने में। तो कैसा फेयर इलेक्शन है? और एक और फैक्टर, हाँ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। एग्जैक्टली, तो मैं भूल ही गया। तो जैसे ही जब चुनाव शुरू होगा तो बस ईडी रेड शुरू हो जाएंगे, और सारा सुप्रीम कोर्ट सब बैठे हुए देखते रहते हैं, मुंह डिलाते रहते हैं इन चीज़ों पे। क्या होगा इससे? तो बिल्कुल सही। तो बुनियादी, अगर हम स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करें, तो हमारे चुनाव में कुछ भी फेयरनेस नहीं बचा है। तो अब सवाल है जो आपका है कि तो फिर विपक्ष क्यों हिस्सा लेता है? मैं इसके पक्ष में हूँ कि वो हिस्सा ले। मैंने इस पे लिखा भी है, मैं आज भी मानता हूँ। वो क्यों? अगर आप ये मैदान छोड़ गए तो वो कहेंगे तो देखो हारे हुए थे, इन्हें तो मतलब लड़ने की हिम्मत नहीं है, छोड़ के चले गए। जिस दिन इस देश की जनता को खुद ये लगेगा कि भाई वोट तो मैंने यहाँ नहीं दिया था, जैसे हरियाणा में, सारा पूरा हरियाणा नहीं कहता, हरियाणा का एक वर्ग कहता है कि यार वोट तो हमने यहाँ ना दिया, ये जीत कैसे गया। जिस दिन ये, तो विपक्ष के लिए चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी है ताकि जनता तक की, जो पहले दायरे से बात दूसरे दायरे तक पहुंचे, जनता को एहसास हो कि ये तो चुनाव हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है। मेरे को एक ज़माने में हक था, मैं चाहे जिसका मर्जी कान पकड़ के उतार दूं, ये तो तुमने वो हक मेरे से छीन लिया। ये एहसास जनता को तभी होगा अगर विपक्ष चुनाव में खड़ा हो, अड़े, लड़े, गंभीरता से लड़े। गंभीरता से लड़ना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी मुझे विपक्ष के बारे में लगता है कि वो जैसा करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में जीते थे, उसके बाद क्या खेल हो रहा था, मैं मुख्यमंत्री बनूं या वो बने, कहीं वो ना बन जाए तो उसकी 2 सीट मैं कटवा दूं, कहीं ये करवा दूं। ये विपक्ष जब तक करता रहेगा तब तक जनता के, बीजेपी के पास बहाना रहेगा जनता को दिखाने के लिए कि देखो तो पता ये इस कारण हारे, अब हम क्या कर लें इसमें। तो आप विपक्ष को चुनावी मैदान में उतरना जरूरी है, लड़ना जरूरी है, और जो जो इस व्यवस्था की खामी है वो जनता के पास ले जाना जरूरी है। चुनाव लड़के चुनावी व्यवस्था की खामियों को, चुनावी व्यवस्था, खामी तो बहुत हल्का शब्द हुआ, उसकी जो बेईमानी और फ्रॉड है, चुनाव का इस्तेमाल चुनावी व्यवस्था के फ्रॉड को जनता के सामने रखने के लिए करना, वो भी विपक्ष का एक काम है। क्या आपको नहीं लगता कि बहिष्कार करके ये मैसेज जनता तक और अच्छे से पहुंचाया जा सकता है? कि हम इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि बार बार इतने प्रमाण सामने आ चुके हैं कि ये चुनाव प्रणाली पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है, एनडीए के लिए काम कर रही है। चुनावी बहिष्कार एक बहुत बहुत मैं मानता बड़ा हूं कि मुद्दा, सबसे अंतिम अस्त्र होना ब्रह्मास्त्र है, ये बिल्कुल अंतिम अस्त्र है जब सब आपके हथियार समाप्त हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस हथियार का इस्तेमाल तब करना चाहिए
जब आपके अंदर से आवाज़ आना पर्याप्त नहीं है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि चुनाव अनफेयर है। आप और मैं रीजनेबली फेयर लोग हैं, इस टाइम बैठ के पूरी तरह सहमत हैं कि चुनाव पूरी तरह से अनफेयर है, ये पर्याप्त नहीं है। जिस दिन वो दूसरे दायरे के लोग आके आपका गिरेबान पकड़ें और कहें कि तू चुनाव क्यों लड़ रहा है, वो समय है बायकॉट की बात करने का। जब तक वो आवाज़ नीचे से आनी चाहिए, केवल ऊपर से और हमारे दायरे की आवाज़ आएगी, वो पर्याप्त नहीं है। अभी तक जब आप गांव देहात घूमेंगे, साधारण तरीके से आप घूमते हैं, बात करते हैं, लोग ये तो कहते हैं देखो जी 2 नंबर का काम तो कुछ करते ही हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये कोई बात सिर्फ मुझे और आपको नहीं पता, उनके अपने सपोर्टर्स को भी पता है। मैंने कुछ सपोर्टर से पूछा, आए साहब देखिए देखिए योगेंद्र जी आप अच्छे हैं, लेकिन हम तो मोदी जी के सपोर्टर हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, और कैसे है। फिर हल्के से मैंने पूछा वैसे झूठ बोलते हैं क्या? हाँ साहब वो तो बोलते हैं। उनके सपोर्टर को भी पता है कि झूठ बोलता है आदमी, वो है, वो पर्याप्त नहीं है ना। ये चीज़ जब तक नीचे तक ना पहुंचे, जब तक नीचे, अगर जिस दिन नीचे से आवाज आए कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो, इतने झूठे चुनाव में तुम हिस्सा क्यों ले रहे हो, तुम इसको वैधता प्रदान क्यों कर रहे हो, वो समय होगा। केवल विपक्ष के नेता कन्विंस हो जाएं, मेरे आप जैसे लोग कन्विंस्ड हो जाएं, कुछ तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग कन्विंस्ड हो जाएं, वो पर्याप्त नहीं होता। ये शुरुआत है अभी। इस वोट चोरी की बात विपक्ष ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सबूत रखे हैं देश के सामने, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये बात जनता तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा जनता सूंघ लेती है, देखेगी नहीं सूंघ रही है। देखा है कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन किए उसके नीचे निचले स्तर पर उसको गंभीरता से लिया गया। वोट चोरी शब्द पहुंचा है नीचे तक, इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी के अपने सपोर्टर भी इस सवाल पे डिफेंसिव हैं, क्योंकि जब आप दिखा देते हो कि भाई ब्राज़ील की मॉडल का नाम 21 जगह, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई, इसका जवाब है नहीं। वो कहते हैं अच्छा उसने वोट तो नहीं दिया था। अरे वो वोट देने थोड़ी आएगी, मतलब ये है कि उसकी फ़ोटो का इस्तेमाल करके 21 फर्जी वोट डलवाए गए होंगे, बोगस वोट डलवाए गए होंगे। ये सब गांव में लोग समझते हैं इन सब चीज़ों को। ये बात नीचे जा रही है, पकड़ जानी शुरू हुई है। ये पूरी तरह से रिस्क के नीचे पहुँचे, इसमें वक्त लगेगा, और इसमें आप और मेरे जैसे लोग इम्पेशेंट भी हो जाएंगे, खिंच भी जाएंगे, क्या हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र में यही एक जनता जनार्दन के सामने सर झुकाने का मतलब यही है। जब तक उन तक मैसेज नहीं पहुंचता, मैं तब तक इंतज़ार करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी इस तरह की बात ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे बंगाल में लगभग स्पष्ट है, ममता बनर्जी बहुत आगे हैं, बीजेपी पहले की तुलना में और भी कमज़ोर हुई है, लेकिन बीजेपी बहुत डेस्परेट है बंगाल जीतने के लिए। मान लीजिए ये बंगाल में शुद्ध बदमाशी और हेराफेरी पर उतर आते हैं, जिसका एक प्रमाण है बंगाल में। आपको याद होगा 1971 में कांग्रेस ने ये काम किया था बंगाल में, सिद्धार्थ शंकर रे जब थे। पूरी बात है, ईमानदारी से करनी चाहिए। अगर 1971 वाला मामला इन्होंने रिपीट किया, 71 नहीं 72 का था, 1972 का चुनाव था, सिद्धार्थ शंकर रे ने जब करवाया था। अगर वैसा कुछ कांड करने की कोशिश की तो मैं आपको बता सकता हूं तब ये मैसेज तुरंत एकदम नीचे तक पहुंचेगा। तो हमें अभी भी इस सब चीज़ में विपक्ष को इसलिए हिस्सा लेना पड़ेगा ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। दूसरा, हकीकत ये है कि आज भी चुनाव एकमात्र ऐसा अवसर है, परिणाम जो भी हो, एकमात्र अवसर है जबकि लोगों से राजनीति के बारे में बात हो सकती है, लोगों से इस बारे में बात हो सकती है कि चुनाव में फ्रॉड हो रहा है, उसका भी चुनाव एकमात्र अवसर है। और आज भी ले देकर वही थोड़ा बहुत अवसर बचा है जहां सड़क पे आप कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। बाकी तो अब आप छोटा सा भी एक पोस्ट लिख दीजिए, उठा के पुलिस आपको उठा ले जाती है। तो इसलिए मैं अभी इस राय का नहीं हूँ कि क्या वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है, क्या हम बांग्लादेश वाली स्थिति में आ गए हैं जहाँ बांग्लादेश के विपक्ष को कहना पड़ा था कि अब नहीं। हम शायद उस अवस्था में आ गए हैं जहाँ अब ये मांग होनी चाहिए कि ये चुनाव आयोग चुनाव का सुपरविजन नहीं कर सकता, इसका तो कुछ बेहतर तरीका होना चाहिए, उसकी मांग करनी चाहिए। कोई असर तो पड़ती है। इसकी मांग
अंदर नीचे से हो। जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र के बारे में लोगों का जो सच्चाई है लोगों तक पहुँचे, ये एक बड़ा अभियान होगा और उसका एक हिस्सा एसआईआर हो रहा है। जिस तरीके से हो रहा है लोग भी देख रहे हैं, जो जिस तरह की दुख तकलीफ़ परेशानी हो रही है तो लोग झेल रहे हैं। अभी हर एक का ध्यान केवल अपने उस पे, अभी मेरा वोट शामिल हो गया ना, मेरा वोट लग गया नहीं लग गया इत्यादि। लेकिन अंततः जनता देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है। तो मैं मेरी अपनी समझ है कि अगर विपक्ष आज ये कहता है कि ये चुनाव आयोग बेईमान है, हम इसके तहत चुनाव नहीं करवाना चाहते, ये मांग जरूर करनी चाहिए। अभी ये नहीं होना चाहिए कि हम चुनाव का बायकॉट ये मांग करेंगे। तो मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। तो अब देखिए, अब विपक्ष देश में सीईसी के विरुद्ध महाभियोग लाने का कर रहा है। मेरे विचार से शायद मुझे ध्यान, पहली बार देश के इतिहास में स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशंस पहले आए हैं, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश हो। महाभियोग कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी, आरोप ही यह है कि आप रूलिंग पार्टी की दलाली कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी क्यों आपको हटने देगी। लेकिन वो एक अवसर है पूरे देश के सामने इनकी सच्चाई लाने का। तो लोकतंत्र में चीज़ें धीरे होती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं, लेकिन जब होती हैं फिर बहुत बड़ा कुछ होता है। वो होगा इस देश में। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, तमाम पिछले उसके अतीत को देखने के बावजूद लगा था कि एसआईआर के मामले में जिस तरह से एसआईआर आनंद फानंद में बिहार में शुरू की गई थी, लेकिन आप तो उसमें एक पिटिशनर थे और आपने खुद अपनी दलील वहाँ भी रखी थी, गवाह भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो तो चुनाव आयोग से एसआईआर करवाने दे रहा है, कैसे स्मूथली हो जाए। एक तो गवाह वाले बात पे कुछ बता दूं। जब मुझे मौका मिला सुप्रीम कोर्ट में बोलने का, तो मैंने कहा कि ये देखिए, ये 3 लोग, 2 दिखाई दिए लोगों को, 3 थे। मैंने कहा 3 लोग खड़े हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बाकायदा हलफनामा दे के कहा कि योगेंद्र यादव झूठ बोल रहे थे और उन्होंने हमें कतई कोई सूचना नहीं दी कि वो व्यक्ति कौन थे। मैंने फिर हलफनामा दे के सुप्रीम कोर्ट में बताया कैसे मैंने, चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप पे प्रश्न मेरे से पूछा था, उसी दिन शाम को 40 मिनट के भीतर मैंने उनको व्हाट्सएप पे जवाब दे के उन लोगों के डिटेल्स दे दिए थे। और कैसे एक बार नहीं, फिर मैंने कहा 5 बार ये जवाब चुनाव आयोग को मिला था। पहली बार मैंने व्हाट्सएप पे दिया था, दूसरी बार उससे अगले दिन एक मीडिया ने इंटरव्यू किया था, रेड माइक ने, जिसमें उस व्यक्ति का इंटरव्यू है जहां वो अपना गांव का नाम सब कुछ बता रहा है। तीसरी बार ये हमने एक अखबार में खबर छपी। चौथी बार हमने एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में सारे डिटेल दिए थे जिनमें उन तीनों का नाम इत्यादि था। उसके बावजूद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि योगेंद्र यादव ने हमें इन 3 लोगों का कोई प्रमाण नहीं दिया। ये तो खैर वो मजे की। सुप्रीम कोर्ट और एसआईआर, देखिए मैं खुद पेटिशनर हूँ, फैसला अभी आया नहीं है, इसलिए मुझे कुछ सीमित बात ही करनी चाहिए। लेकिन एसआईआर तो चल रही है, वही, चल रही है। मैं यही 2-3 चीज़ कहना चाह रहा था अभी तो। और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं तो केवल इसके लिए कृतज्ञ ही हो सकता हूँ। आराम से वो कह सकते थे तुम कौन होते हो बोलने वाले, ठीक है, उन्होंने मौका दिया। जो चीज़ें मुझे हैरान करती हैं वो ये है, अभी आना बाकी है, जजमेंट आना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट है, हियरिंग पूरी हो चुकी है, जजमेंट कभी आएगा देखते हैं। पहली चीज़, जब पहली बार ये मामला वेकेशन बेंच के सामने 10 जुलाई को आया, उस दिन 4 घंटा हियरिंग हुई। दोनों जजेस ने कहा बाकी सब चीज़ें अलग हैं, नंबर 1 आप आधार को ना नहीं कर सकते, आधार ही नहीं, तब उन्होंने 3 चीज़ें कही थी, आधार को, राशन कार्ड को, सीसी इलेक्शन कमीशन के कार्ड को आप ना नहीं कर सकते। नंबर 2, इतने आनंद फानंद में क्यों कर रहे हो, इसको अलग करो। और तीसरा उन्होंने कहा था नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है। तीनों बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोनों जजेस ने कोर्ट में कही। आदेश क्या था? चुनाव आयोग इस सुझाव पर विचार करे कि वो आधार को शामिल करना चाहता है या नहीं। मैं तो इतनी कोर्ट की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ,
मुझे हैरानी हुई कि आप बात एक कह रहे हैं, आदेश आपका दूसरी चीज़ कह रहा है। चलिए, लोगों ने कहा वेकेशन बेंच है, हो सकता है वेकेशन बेंच इसलिए काफ़ी संयमित होकर अपनी बात कह रही है, संभव है। फिर मेन बेंच के सामने आया जिसमें माननीय सूर्यकांत जी, जो अब पहले नहीं थे, अब सीजेआई बन गए हैं, और माननीय जस्टिस बागची, दोनों के सामने मामला आया। सुनवाई हुई, अगस्त के महीने में जम के सुनवाई हो गई। अभी बिहार का चुनाव होने में 2 महीना बाकी था। फिर पता नहीं क्या हुआ, 13-14 अगस्त की हियरिंग में जज साहब ने कहा, हाँ हाँ आपका पक्ष तो आ गया, इनका बाद में सुनेंगे, आप बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है। तो जो एसआईआर की संवैधानिकता पर जो बहस थी, जो केस था, हमारा केस क्या था कि असंवैधानिक है, इसको खारिज किया जाए। कोर्ट कह सकता था नहीं संवैधानिक है, कोर्ट कह सकता था असंवैधानिक है, जो भी था। और हमने कहा बिहार चुनाव होने वाला है, 65 लाख नाम कट चुके हैं, कृपया इसको रोकिए। मैं नहीं कहता मेरे कहने से कोर्ट रोक दे, कोर्ट कह सकता था नहीं हम सहमत नहीं है आपकी बात से, कोर्ट का अपना विवेक है। वो करने की बजाय वो अब पंचायत बन गई। उसके बाद से 6 हियरिंग पंचायती पे होती रही कि अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये, अरे भाई इनका ठीक कर दो ना, अच्छा ये दिक्कत है, अरे भाई एडजस्ट कर लो ना, नहीं नहीं ये तो आपको कुछ करना होगा, नहीं नहीं ये बेकार की बात है। तो वो एकदम ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बन गया, जो था नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने हम नहीं गए थे ग्रीवेंस रिड्रेसल करवाने के लिए, गए थे हम असंवैधानिकता और संवैधानिकता पे फैसला करवाने के लिए। वो ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोर्ट बन गया। हमने बार बार कहा चुनाव आने वाले हैं बिहार में, अच्छा आने वाले हैं तो बताइए ना आपको दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत हो आप हमें बताइए। तो कहीं अनकहे, बिना घोषित हुए, पता नहीं क्या हुआ, ये हो गया कि एसआईआर तो होगा, अब उसमें कोई समस्या छोटी बड़ी है तो बताइए, हम उसकी समस्या दूर करवा देंगे। तो मुझे कोर्ट में खड़े होके लगा कि बिना घोषित हुए फैसला तो हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, उसके बाद बाकी देश में एसआईआर घोषित हो गया। अब आप ही सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है कि भाई फला योजना उचित है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, फैसला आने वाला है, क्या उसके बीच में आप उस योजना का दूसरा चरण घोषित करेंगे? किया तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग आश्वस्त था कि हमें रोका नहीं जाएगा। और उसके बाद जब ये हियरिंग चल रही है, हाँ इसकी हियरिंग पूरी हो चुकी है, अभी फैसला आना बाकी है, संवैधानिक है या नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत नहीं दिया है। लेकिन बंगाल की हियरिंग होती है, और उस बंगाल की हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कोई भी एसआईआर को रोकने की कोशिश न करें। मतलब आपने तो फैसला दे दिया, फैसला तो हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो एक कोर्ट के सामने एक पिटिशनर के तौर पे मेरा हक नहीं है कि कोर्ट मेरी बात माने, मगर इतना तो हक है कि कोई फैसला दिया जाए, इतना तो हक है कि आपका फैसला देने से पहले चीज़ें ना हो जाए। तो ये जो हो रहा है मुझे तो विचित्र लगता है। अब बाकी इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं तो, जैसे मैंने कहा, मैं तो कृतज्ञ ही हो सकता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे लोगों की बात को सुन लिया। लेकिन तो क्या वो सुनवाई भी एक पाखंड हो सकती अब है वो कि ठीक है, चलो तो उनको भी कई सुन लो तो थोड़ा अ, आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मैं तो कोर्ट कचहरी के कायदे जानता नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे बहुत प्यार से सुना गया और उसके बाद मेरी पीठ थपथपाई गई, तो एक वकील मित्र ने कहा कि अब तुम्हारा केस गया। तो सार्वजनिक रूप से तुम्हारी प्रशंसा का मतलब है कि अब तुम्हारा केस तो हार गए तुम लोग। मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल जानता नहीं, तो मैं हैरान ही हुआ। नहीं, वो प्रशांत सब भूषण हुआ। तो बड़े कायदे से बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं जी जी कि अब तो ये तय है कि किस बेंच में गया है मामला, कौन सुन रहा है, उससे आप फैसले का अनुमान पूरी तरह से लगा सकते हैं। ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन जितना स्पष्ट अब 2 चीज़ हो गई हैं। देखिए, इस देश में हमेशा समझदार और तेज वकील
जज बेंच का मूड भांप सकते हैं और जानते थे कि फला बेंच के पास गया है तो अब मामला कठिन है, फला बेंच के पास गया है, जिसका कारण केवल बेईमानी नहीं होता, जजेस का अपना रुझान भी होता है। कुछ जजेस सख्त होते हैं, कुछ जजेस वो होते हैं, वो सब चलता है, ये सब स्टैंडर्ड गेम है, दुनिया भर में होते हैं। लेकिन दो चीज़ हमारे यहाँ अब हो रही है। नंबर एक कि किसी बेंच के पास केस गया, उस दिन समझ लीजिए फैसला हो गया, अब आगे बेंच में क्या तर्क वितर्क होगा इससे सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। नंबर दो, कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा ये आप पहले से बता सकते हो। जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केस कहाँ जाएंगे, उमर खालिद की बेल का केस कहाँ जाएगा, ये चीज़ें आप पहले से बता सकते हो। ऐसा हो सकता है गलत हो, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे कुछ काम करे जिससे ये कहने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाए कि देखा तुमने कहा था ऐसे जाएगा, पत देखो फला जज के पास गया, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मुंह बंद कर सकता है ऐसे सब आरोप लगाने वालों का। लेकिन होता यही है कि कुछ खास तरह के केस कुछ खास तरह की बेंच के पास ही जाते हैं, जिस बेंच का रुझान सारी दुनिया को पता है, और अंततः ये तो होना ही था। ये देश में सुप्रीम कोर्ट पर, देश की न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगाती है। मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं करता। अब ये अच्छी लगे बुरी लगे किसी को, हकीकत ये है कि इस देश की न्यायपालिका ने कभी भी वो हिम्मत नहीं दिखाई है। अब तो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होता है। पहले मेरे को लगता था कि नहीं, पश्चिम की न्यायपालिका वगैरह, अभी भी साउथ अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट है अभी भी इतनी हिम्मत दिखा सकता है, पूरी सरकार एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है वहाँ, तो मुझे लगता है चलो कोई तो कोर्ट वोट बचे हैं इस दुनिया में। हिंदुस्तान की कोर्ट कचहरी से मुझे उम्मीद कभी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कंजर्वेटिव जजेस की भरमार है जी, लेकिन जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी को उसने एक जजमेंट दिया है उन्होंने वाकई। और अमेरिका के बारे में हमारे देश के दर्शक इस बात को जानते नहीं हैं। हमारे यहाँ क्या है, ढोंग पाखंड दिखावा होता है कि नहीं जजेस की तो निष्पक्ष नियुक्ति हो रही है इत्यादि। संयोग है कि वो कांग्रेस के रिजीम में आए थे, संयोग है कि मोदी के रिजीम में आए थे, मोदी के रिजीम के दौरान जो जज आए थे वो मोदी के जज थोड़े ही हैं। हमारे यहाँ ये सब पाखंड दिखावा इत्यादि होता है और इसमें कभी कभार कुछ सच्चाई भी हो जाती है। इस रिजीम में पिछले 10-12 साल में भी कुछ जज ऐसे आ गए हैं जो कि निष्पक्ष हैं। अमेरिका में ऐसा कोई पाखंड नहीं है। वहाँ खुलकर राष्ट्रपति अपने आदमी को जज बनाता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के 9 जज हैं, हमारी तरह की बेंचेस नहीं होती वहाँ। हर केस 9 के 9 जज बैठ के सुनते हैं और वहाँ हर जज के ऊपर एक तरह से स्टिकर लेबल लगा होता है, ये डेमोक्रेटिक जज है, ये रिपब्लिकन जज है। तो उस लिहाज से आज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 में से 6 रिपब्लिकन जज हैं, उनमें से कई ट्रंप के अपॉइंटेड जज हैं। उस सब के बावजूद उनमें से 6 जजेस ने, जिनमें से 3 जाहिर है रिपब्लिकन जज थे, उन्होंने कहा कि भाई बाकी सब चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन तुमने ये जो टैरिफ का फैसला किया है इसका कानून में कोई प्रावधान है ही नहीं, तुम्हें ये पावर ही नहीं है। टेक्निकल जजमेंट है वो, पॉलिटिकल जजमेंट नहीं है। लेकिन टेक्निकली कम से कम इतना तो हिम्मत कर सकते हैं कि भाई साहब आप राष्ट्रपति भले ही होंगे, मेरे को दिखा तो दो इस कानून में कहाँ लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो आउट, मैं भले ही आपका रिपब्लिकन जज हूँ, वो है। मगर अमेरिका में भी अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव पॉलिटिकल सवाल आता है, जजेस क्या करेंगे मुझे विश्वास नहीं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आप इमरजेंसी में देखें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया था, शर्मनाक रवैया था। अगर जस्टिस HR खन्ना न होते तो इस सुप्रीम कोर्ट को मुंह दिखाने के लिए कोई एक फ़ोटो ना मिलती जो दिखा सकता था। कम से कम HR खन्ना ने इज्जत बना के रखी। बड़े बड़े नाम थे उस ज़माने के, चंद्रचूड़, ये वाले चंद्रचूड़ नहीं, उनके पिताजी, भगवती, बहुत बड़े जूरिस्ट माने जाते थे ये लोग। मगर बुद्धि होना एक बात है, रीढ़ की हड्डी होना दूसरी बात है। तो देखिए, गणराज्य को बचाने की जिम्मेवारी अंततः गण की है। मैं किसी संस्था से,
हिंदुस्तान में पार्लियामेंट से तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट से ही तो समस्या शुरू हो रही है। पार्लियामेंट संस्था के तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त रूलिंग पार्टी कर रही है, तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो सीईसी के खिलाफ कोई लेके आएगा, इम्पीचमेंट करेगा? नहीं करेगा। इस देश की ब्यूरोक्रेसी से एक ढेला उम्मीद नहीं है इन सवालों पे लोकतंत्र की रक्षा का, क्योंकि इस देश में ब्यूरोक्रेसी ने अनफॉर्चुनेटली बहुत समय से इस देश में ब्यूरोक्रेसी हमेशा रूलिंग पार्टी का एक्सटेंशन होती है। और ये केवल आज बीजेपी की बात नहीं है, आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, पहले पुराने कांग्रेस को देख लीजिए। कांग्रेस इतना बेशर्मी से इस्तेमाल नहीं करती थी, अब ये बिल्कुल पूरी तरह बेहयाई से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से, सिविल सर्विस ईमानदारी से ये कह दे, जैसे ब्रिटेन में कह देती है कि नो मिनिस्टर, आपकी बात गलत है, मैं कागज़ पे लिख देता हूँ, बाकी आप मिनिस्टर करवा लो, लेकिन मैंने तो कागज़ पे लिख दिया कि गलत है। ये हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं होती, और उसको बेचारे को व्यक्तिगत रूप से क्या दोष दिया जाए। जो स्थिति है, इसका मतलब है उसका अशोक खेमका की तरह 50 ट्रांसफ़र होंगे अगर वो करेगा, तो बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से, घर कैसे चलाएगा, वो ख़त्म। जुडिशरी से कुछ उम्मीद लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि उनको संवैधानिक तरीके से कुछ है, और कुछ इस देश में थोड़ी बहुत मर्यादा थी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जुडिशरी का रुख, किसी एक जज का नाम मैं नहीं लेना चाहता, किसी एक कोर्ट का नहीं, बट जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन जो इस देश में आज व्यवहार कर रही है, उससे आप बाकी उम्मीद कर सकते हैं। ये उम्मीद कर सकते हैं कि चोरी चपाटी के केस में ठीक फैसला देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं कि हत्या बलात्कार के केस में अगर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट शामिल ना हो तो ठीक फैसला दे देगी। लेकिन ये उम्मीद करना कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएगी, जब रूलिंग पार्टी इसको तोड़ने पे तुली हुई है, कम से कम मैं ये उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से आज की तारीख में, मैंने न्यायपालिका से ये उम्मीद छोड़ दी है। कभी कभार जजेस बहुत सुंदर जजमेंट देते हैं, मन करता है सलाम करूं, मन करता है उनके पांव छू लूं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है। सामान्यतः इस देश में न्यायपालिका की आज जो स्थिति है वो शर्मनाक है, मगर ये कोई पहला दौर नहीं है। और अंततः जो मैं कहता हूँ, ये सब बातें इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत खफा हो गया था एनसीईआरटी पे, और कहा गया कि ये सब नहीं, और मतलब मैं तो सारा किस्सा देख के बहुत हैरान हूँ। चर्चा किस पे हम कर रहे हैं? चर्चा ये हो रही है कि एनसीईआरटी ने ऐसी गलत किताब कैसे लिख दी, एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कैसे कर दी। मैंने पढ़ लिया कि क्या लिखा था। मेरी एनसीईआरटी से रत्ती भर सहानुभूति नहीं है। आप जानते हैं, मैं तो खुद एनसीईआरटी से कहा, भाई अपनी किताबों से हमारा नाम हटाओ। ना ये जो 3 लोग लिखने वाले हैं उनमें से एक ठीक ठाक स्कॉलर हैं, बाकी 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो बच्चों की किताबें क्यों लिख रहे हैं, तो ना उन व्यक्तियों से मेरी कोई सहानुभूति है। और जाहिर है कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञ ही होना चाहिए, लेकिन ये जज साहिबान कर क्या रहे हैं? मैंने पढ़ा उसमें 3 एकेडमिशियन को बैन भी करवा दिया। ये कि देश की कोई भी संस्था जो सार्वजनिक धन से चलती हो, इनके साथ किसी किस्म का संबंध नहीं रखेगी। वो जो गोल्डन टेम्पल में वो करते हैं तनखैया, ये कुछ तनखैया वाला मामला है, फतवा जारी कर फतवा है ये। मतलब कर क्या रहे हो जज साहब? अगर किसी और पे करते, किसी गरीब के बारे में कुछ हुआ होता, ये जो सीवर में लोग उतरते हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोज़ इस देश में धज्जियाँ उड़ती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होता कि उनके लिए हम करेंगे, इन अफसरों को हम ऐसी सज़ा देंगे कि देश देख ले, तो मेरा मन करता सलाम करने को। आप अपने लिए कर रहे हो कि बाकी सब तुम कर लो? इस देश में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट हैं जिनका कतई पालन नहीं हुआ है? मैं लंबी लिस्ट बना सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बुलडोजिंग नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी तरह की हेट स्पीच किसी भी हालत में अलाउड नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कम्युनल सेंटिमेंट, किसी तरह का कम्युनल एक्सप्रेशन चुनाव में हरगिज अलाउ नहीं किया जाएगा। मेरे मालिक, इनको लागू कर लीजिए ना, है ना?
ये कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ बुलडोजिंग होती है, कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ लिंचिंग होती है, कंटेम्प्ट है। चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा जो बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट है। अगर हुजूर इसके बारे में बोलते, देश थोड़ा सर उठा के देखता आपकी तरफ, कहता कि चलो कोई तो बचा है जो ईमान के लिए खड़ा है। आप कह रहे हैं कि जब मेरे बारे में कोई बोलेगा तब मैं गुस्सा होऊंगा। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, आप अपने खानदान की जागीर पे नहीं हैं। ये न्याय की कुर्सी मांग करती है कि जब कोई आप पे कुछ फेंके आप उसको नज़रअंदाज कर दें। लेकिन जब अंतिम व्यक्ति, जिस अंतिम व्यक्ति के लिए कोई नहीं बोल सकता, आप उसके लिए खड़े होंगे तो आपकी कुर्सी का मान बढ़ेगा। न्यायपालिका की अवमानना को रोकने का तरीका ये है, आप अपनी कुर्सी इतनी ऊंची कर दें कि जो आप पे थूके, थूक उसके मुंह के ऊपर वापस आके गिरे, जनता उस पे थूके, कहे कि तू इन लोगों के बारे में बात करता है। इससे न्यायपालिका की मान बढ़ता है, डंडा घुमाने से नहीं बढ़ता। मैं जानता हूँ इस पे मेरी भी अवमानना हो सकती है सब कहने से, लेकिन कैसे कहें। मैंने उस टेक्स्ट बुक को पढ़ा मुकेश जी, क्या लिखा है उसमें। मैं तो पहले हैरान हो गया कि भैया इतनी क्रांतिकारी टेक्स्ट बुक ऐसे ज़मानों में कैसी आ गई। कुछ भी नहीं है, अखबार की टोटल इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी, खामखा तिल का ताड़ बनाया हुआ है, कुछ नहीं है उस टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? टेक्स्ट बुक में लिखा है देश की तमाम संस्थाओं की तरह से न्यायपालिका कितनी महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट कितनी महान और बड़ी संस्था है, और देश जैसा कि तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। एक चुनौती ये है कि वहाँ बहुत सारे लंबित केस हैं, ये सारी दुनिया जानती है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट खुद 50 बार बोल चुका है कि वो है। और दूसरा ये कि जुडिशरी में करप्शन के बारे में कई शिकायत आती हैं, जिसके बारे में और जिसकी वजह से जो अंतिम व्यक्ति है उसको जो न्याय मिलने में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई व्यवस्थाएं की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक आदर्श संहिता बनाई है, इसके बारे में इंटरनल इंक्वायरी मैकेनिज्म बनाया है, और संविधान में इम्पीचमेंट की भी व्यवस्था है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, इससे ज़्यादा वेजिटेरियन क्या चीज़ हो सकती है। ये तो गाय पर लिखा गया लेख एग्जैक्टली, गाय पे लिखा गया लेख है ये। अब उसमें एक उपशीर्षक है करप्शन इन जुडिशरी, जिसके नीचे ये लिखा गया है कि उसको करप्शन को समाप्त करने के लिए कोर्ट ने क्या क्या व्यवस्था की है। अब उस पे मतलब ये है सारा, माने गुस्सा खूबसूरत भी हो सकता है अगर वो गुस्सा किसी अन्याय के विरुद्ध हो। आप इतना गुस्सा है सिर्फ अपने बारे में, शोभा नहीं देता। होगा आप मतलब इस पे मेरी कंटेम्प्ट करना चाहें आप कर दीजिए मेरी कंटेम्प्ट, शोभा नहीं देता। जज साहब ये सब काम करना, अंतिम व्यक्ति के लिए गुस्सा दिखाइए, जो कभी सुप्रीम कोर्ट में घुस नहीं सकता उसके लिए गुस्सा दिखाइए। जब सुप्रीम कोर्ट में मैं उन 3 लोगों को लेके आया और उस वक्त चुनाव आयोग के वकील ने कहा ड्रामा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने कहा नहीं, ये कोर्ट इनके लिए बना है, इनको आने दीजिए। मुझे सुंदर लगा। ऐसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट का कद बढ़ाती है, जब आपका गुस्सा इसलिए आता है कि जो व्यक्ति, और मैं बिल्कुल खुल के एक उदाहरण देता हूँ, इस देश में मैला उठाने की व्यवस्था के बारे में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में केस चल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, उस निर्देश की रोज धज्जियाँ उड़ती हैं। जज साहब उस पर गुस्सा क्यों नहीं होते? होइए ना, खूब गुस्सा होइए, सारा देश आपको सलाम करेगा। ये शोभा नहीं देता अपने चीज़ों पे गुस्सा करना। तो वो जुडिशरी जो, और उस पे देखिए सरकार एकदम हाँ हाँ बिल्कुल किताब वापस, किताब की जो कॉपी है वो भी वापस, जैसे पता नहीं ये कौन सा अश्लील दुनिया का लेख आ गया, मतलब ऐसी चीज़ें। और आप किसी को गांव देहात में बताइए कि साहब किसी किताब में लिखा था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इस शब्द के बारे में इतना एतराज हुआ, किसी देश की कोर्ट कचहरी में जाके आप 4 लोगों को बोल दीजिए, वो आपका चेहरा देख के हंसेंगे, बाबूजी कहाँ से आ रहे हो, मंगल ग्रह से आ रहे हो क्या, देखा नहीं आपने कचहरी में क्या होता है? और आप उसके ऊपर बैन लगा रहे हो। मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ। और कोर्ट ये भी कह रहा है कि सोशल मीडिया वाले जो लोग
करते हैं उनको भी देखेंगे, जिसमें जाहिर है आप जैसे लोग सब लोग शामिल है खुराफाती, मैं भी शायद उन खुराफातियों में से एक हूँ। भाई इतना तो सच बोलेंगे, आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कोई व्यक्ति कह ना सके कि कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार है। जब आप कचहरी में जाते हैं ना, ये ऐसी बातें हैं जो मैं सुनता हूँ कचहरी में किसी केस के बारे में, अगर मैं बोल दूँ ना इस वक्त तो पता नहीं मेरे पे ट्रिपल कंटेम्प्ट का मुकदमा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, वो कंटेम्प्ट हर रोज़ कचहरी में होती है। जाइए देखिए, हमारे चीफ जस्टिस साहब ज़मीन से इतने अलग नहीं हैं, वो गांव देहात जानते हैं, खुद छोटी कचहरियों से आए हैं, उन्हें पता होगा लोग क्या कहते हैं। तो क्या इसलिए आप इतना व्यथित हैं कि आपको पता है कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, जुडिशरी के बारे में? ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। अभी आपने बंगाल का जिक्र किया था, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ जो फाइट की है वो एक मिसाल है? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, धरने पे बैठ गई, उन्होंने जो भी हो रहा था उस पर जमकर लड़ाई लड़ी, शायद इसलिए कि वो सत्ता में है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सत्ता में है, ममता बनर्जी लड़ाका मतलब ममता बनर्जी में वो क्षमता है, ममता और क्षमता जब बोलते हैं ना बंगाली में, उनकी क्षमता है भाई। वो औरत जिस तरह से अड़ सकती है, लड़ सकती है, उसकी मिसाल बहुत कम है। और सच बात ये है कि ममता ने इन्हें सीधा कर दिया है। देखिए, जब ये शुरू हुआ एसआईआर, लोगों ने कहा बिहार में क्या शुरू हुआ है, तो मैंने कहा था देखिए असली निशाना बंगाल है, बिहार तो शुरुआत है, निशाना बंगाल है। क्योंकि बंगाल में इन्हें पता है कि एक खास तबका है जिसमें मुसलमान बहुत बड़े हिस्से में हैं। बंगाल में अगर मुसलमान का वोट कम ना किया गया तो ममता बनर्जी को हराना बहुत कठिन है, बीजेपी जानती है। और ये सारा एसआईआर, मैंने कहा था, बंगाल में ममता बनर्जी के वोट काटने का खेल है। ममता बनर्जी को पता लग गया, तो ममता बनर्जी ने कई तरह के काम किए, संवैधानिक भी किए, गैर संवैधानिक भी किए, उचित भी किए, अनुचित भी किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई बार आपको लगता है कि जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ आप केवल उचित तरीकों से लड़ाई कर सकते हैं? जो मेरी समझ में सुनने में आया है वो ये है कि उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि देखो, जिस तरह से चुनाव आयोग ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इनके वोट काटो, इनके समर्थकों के, ममता ने इंस्ट्रक्शन दे दिए तुमने कुछ किया ना, देख लो मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, देख लूंगी तुम्हें। हुआ ये, हकीकत ये हुई है। और अब आपने देखा होगा वहाँ के फिर वहाँ के एसोसिएशन ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, कर्मचारियों ने, ये तो चुनाव आयोग हमसे गलत काम करवा रहा है। तो जो चुनाव आयोग के करतूतों का पर्दाफाश बिहार में नहीं हो सका, क्योंकि बिहार में सब डरे हुए थे, वो पर्दाफाश बंगाल में होना शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि पहले राउंड में बंगाल में जो चुनाव आयोग करना चाहता था उसका ठीक उल्टा हो गया। साजिश ये थी कि जिस इलाकों में ममता बनर्जी के वोट हैं वहाँ बड़ी संख्या में काटे जाएं, ये मुर्शिदाबाद और उसके पास का जो इलाका है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, और जहाँ बीजेपी है वहाँ हल्के हाथ से काम किया जाए। ममता ने उल्टा करवा दिया। मुर्शिदाबाद वगैरह में सिर्फ 1 या 2% वोट कटे, और जो इलाका है मतुआ लोगों का, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनका वोट 10% कट गया। इससे सारी तिलमिलाहट शुरू हुई है। जो चुनाव आयोग का जो राजनीतिक एजेंडा था वो फेज 1 में उल्टा पड़ गया। ड्राफ्ट लिस्ट जो आई तो पता लगा कि ममता बनर्जी के वोटर तो कटे नहीं, बीजेपी के वोटर कट गए हैं। और ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने खुद को बीजेपी के वोटर टारगेट करके कटवाए, बस उन्होंने ये कर दिया कि जहां उनके वोटर कटने थे वहां स्ट्रक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि देखो तुमने अगर कोई हेरा फेरी की ना तो मैं देख लूँगी तुम्हारे को। और नीचे उन्होंने अपने वर्कर भेज दिए, वर्कर ने करवाया, और वर्कर ने सारे एक नंबर के ही काम किए होंगे, मुझे नहीं लगता, सब तरह के काम स्थानीय स्तर पे जैसे भी हुआ होगा वो। अब चुनाव आयोग को लग गई मिर्ची, ऊपर से आदेश है कि आपको करना है, करने के बजाय उल्टा काम हो गया, तो जरूर ऊपर से कोई फोन आया होगा कि अरे बेवकूफ़ क्या कर दिया तुमने ये। अब आई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, सारा खेल ऐसे शुरू हुआ है। अब कहा कि नहीं,
नीचे के अफसर तो नहीं कर रहे, क्या करें साहब, नीचे के अफसर तो हमारी बात मान नहीं रहे हैं। नीचे का अफसर बेचारा क्या करेगा, उसको तो उसी राज्य में रहना है ना बाद में। तो फिर ये हुआ कि चलो तुम दिल्ली से करना शुरू करो। तो पहली बार देश के इतिहास में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गैर कानूनी है, कानूनन किसी को वोटर लिस्ट से हटाने का ऑर्डर या नोटिस केवल स्थानीय ईआरओ दे सकता है। स्थानीय ईआरओ वो काम करेगा नहीं, उल्टा काम जो आप उससे करवाना चाह रहे हो। इसलिए नहीं कि वो न्यायप्रिय है, इसलिए कि वो डरा हुआ है। तो सीधे दिल्ली से ऑर्डर देने शुरू हुए कि साहब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, आप इसका जवाब दो। अब जवाब ठीक है, और वो तो आ गए नोटिस। अब नोटिस की सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई तो वही ईआरओ करेगा। अब चुनाव आयोग को वो मंजूर नहीं, तो चुनाव आयोग ने स्थानीय ईआरओ के सर के ऊपर अपने ऑब्जर्वर बनाए। अब देखिए चुनाव आयोग के पाखंड देखिए, बंगाल में आपको 1 करोड़ के करीब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिलती है, आप वहाँ ईआरओ के सर के ऊपर ऑब्जर्वर बैठाते हैं कि ये सब डिस्क्रिपेंसी निकालनी है। और देखिए भाग्य का संयोग देखिए, वो सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में अधिकांश मुसलमान हैं। सारे लॉजिक ऐसा है कि वो मुसलमानों की डिस्क्रिपेंसी देख रहा है। खैर वो है, बाकियों की भी निकली है, लेकिन खूब संख्या में मुसलमान उस इलाकों में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में ये हुआ। अब यही खेल मध्य प्रदेश में हुआ था, कोई चर्चा नहीं है पूरे देश में इसकी। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी। क्या हुआ उसका, आपको भी पता नहीं लगा ना, सब सुलट गई, रातों रात सुलट गई। कोई वहाँ पे चेक करने नहीं आया, कोई स्पेशल ऑब्जर्वर नहीं बैठा, सारी डिस्क्रिपेंसी अपने आप डिसॉल्व हो गई। उनमें से 15-20 लाख गड़बड़ निकली, सारा कुछ सुलझ गया। लेकिन बंगाल में डिस्क्रिपेंसी को सुलझाने के लिए वो बैठेंगे और फिर ईआरओ ने कहा ये आदमी होता कौन है, ये कैसे मुझे ऑर्डर दे सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचित्र इंटरप्रिटेशन कहा कि 2 लोगों में झगड़ा है, एक आदमी कानून के हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, दोनों में मध्यस्थता की जरूरत है। मैंने ऑर्डर बिल्कुल, कानून साफ कहता है कि ईआरओ फैसला करेगा सब चीज़ों में, और सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा था कि ईआरओ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, दोनों में मध्यस्थता की ज़रूरत है। मध्यस्थता कौन करेंगे, कुछ जज करेंगे। 60 लाख लोग बंगाल में अटके हुए हैं जिनके बारे में कोई फैसला नहीं। 60 लाख केसेस का फैसला होना है, थोड़े बहुत नहीं। इलेक्शन घोषणा हो रही है। तो ये, मगर इतना ज़रूर कहना चाहिए, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में गई, धरना दिया। तो ये जो मैसेज जो सारे विपक्ष को लाना चाहिए था, कम से कम ममता बनर्जी ने तो मैसेज ला दिया। बंगाल के कोने कोने में, घर घर में अब ये बात है कि भाई दिल्ली से बीजेपी के कुछ लोग आए थे जो हमारा वोट कटवाने वाले थे, और ममता दी ने बचा लिया, उनका काम पूरा हो गया। ये काम विपक्ष ने बिहार में क्यों नहीं किया, एक यात्रा तो निकाली, लेकिन गांव-गांव में मैसेज नहीं पहुंचा। ये काम विपक्ष बाकी देश में क्यों नहीं करता। बिहार में टाइम भी नहीं मिला उनको, लेकिन स्टालिन ने फाइट किया। आप बिहार छोड़ दीजिए, गुजरात में जितने ज़्यादा वोटर कटे हैं अनुपात में, उतने उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं कटे। उत्तर प्रदेश के बारे में आप कह सकते हो कि वो माइग्रेशन का स्टेट है, हालांकि माइग्रेशन 2-3% से ज़्यादा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन होता है। गुजरात में तो इन माइग्रेशन है। भारत सरकार के हिसाब से गुजरात इन माइग्रेशन स्टेट है, उसमें तो नाम बढ़ने चाहिए, कट क्यों रहे हैं। गुजरात में 74 लाख नाम कटे हैं। क्या विपक्ष ये मैसेज ले जा पाया है लोगों तक? मुझे नहीं लगता ले जा पाया। राजस्थान में 2-4 जगह पे जरूर बात उठी, बाकी जगह नहीं उठा। तो ममता बनर्जी ने निश्चित वो करके दिखाया है जो कि विपक्ष को करना चाहिए, और ये मैसेज और चुनाव आयोग का पर्दाफाश करना, चुनाव आयोग के काली करतूतों को जनता के सामने लाना, और जहाँ ज़रूरत हो उनके 2 नंबर के काम का 2 नंबर से विरोध करना, ये सब किया ममता बनर्जी ने। लेकिन तो उसमें 2 नंबर की जो चीज़ें की होंगी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ज़रूर धमकाया, जैसे ये धमका रहे थे उन्होंने भी धमकाया होगा। लेकिन कम से कम लड़े तो, खड़े तो हुए। इसके लिए मैं ममता बनर्जी को सलाम करता हूँ। मैं अंत में वापस उसी सवाल पर आ रहा हूँ
स्टेज 3, 4 कब आप मानेंगे? हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में अच्छी फाइट हुई और बीजेपी को 240 पर ला दिया गया। उस समय ये भी सवाल उठा कि 70-80 सीटें ऐसी थी जिसमें घपला हुआ है। ये भी कहा जा रहा था कि ये एक टेक्निक है कि आप सारी सीटों पर घपला नहीं करेंगे, चुनिंदा 100-150 सीटों पर घपला कर लेंगे और आपका काम बन जाता है। 1-2 स्टेट हार जाएंगे ताकि एक विश्वसनीयता बनी रहे कि देखो वहाँ हार गए थे। हम कब तक इस अंधेरे में रहें? लोकसभा चुनाव के बारे में मेरी अपनी राय थी कि कोई बड़े पैमाने पर घपला नहीं हुआ। अगर बीजेपी 300 सवा 300 ले जाती जो वो कोशिश कर रही थी, तो मेरे को, मैं सच बताता हूँ, जिस दिन एग्जिट पोल आए और जब परिणाम आए उसके बीच में 3 दिन मेरे कैसे बीते मैं जानता हूँ। मैं घूमा था, मैंने आँख से देखा था, मैं कह रहा था 240 से फालतू नहीं आने वाले। लेकिन प्रश्न ये था कि अगर ईवीएम में घपला कर ही दिया हो, कोई दीन ईमान तो कोई है नहीं और रोकने वाला इलेक्शन कमीशन कोई फिल्टर है नहीं, जो ये चाहेंगे होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो जाहिर है बहुत बड़ा फ्रॉड होता। मैं जानता हूं कि कई साथियों ने ऐसा कहा है, कि रिपोर्ट भी आई है जो कहती है कि 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सीटों के जो डिटेल्स भी आए हैं जहाँ पर जी घपले मैंने वो साफ दिख रहे देखे, हैं। वो सारा देखा मैंने आंकड़ा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग को जो कुछ बताना चाहिए, चुनाव आयोग उन चीज़ों का उत्तर नहीं दे रहा है। अम, अभी भी मैं अपने आप को ये कन्विंस नहीं कर पाता कि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा घपला हुआ। कुछ जगह पे 2-3 सीटों पे तो इन्होंने किया था, काउंटिंग में घपलेबाजी करवाई थी, जहाँ बिल्कुल हारने वाले थे। 2 उसमें यूपी की सीट थी, एक शायद गुजरात की थी, जहाँ इन्होंने काउंटिंग में घपलेबाजी करवा के वो कर लिया था। तो मैंने कहा अभी वो नहीं, मुझे लगा कि बहुत बड़ा घपला हुआ। उसके बाद जो अलग अलग राज्यों पे तो हमने कहा ही जहाँ लगता है कि घपला हुआ, मगर मुझे फिर ये लगता है कि इस बात को, जैसे ममता बनर्जी अंतिम गांव तक इस बात को लेके गई है कि देखो जनता का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसके बाद चुनाव आयोग घपलेबाजी करके, और ऐसे चुनाव में जहां लगभग स्पष्ट है कि ममता बनर्जी बहुत आगे हैं और चुनाव ममता बनर्जी जीतेंगी, ऐसा आज की तारीख में लगता है, ग्राउंड पे लगता है, सामान्य लोगों को लगता है। अगर उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई पूरा हेरा फेरी करके ईवीएम वगैरह में कुछ कर करा के जिता देते हैं, फिर नीचे से आवाज़ आएगी कि ये तो गड़बड़ है। वो नीचे की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। केवल किसी नेता का, कि एक एक्सपर्ट का, हम लोगों का मानना पर्याप्त नहीं है, वो ज़रूरी है। बातचीत वहीं से शुरू होगी। बातचीत राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से ही शुरू होगी। बातचीत जो कुंदरकी में हुआ उसकी बातों से होगी। शुरुआत वहीं से होगी। अंततः नीचे उसकी क्या गूंज बनती है वो महत्वपूर्ण है। कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल नहीं है जिसके सामने हमें साबित करना है कि चुनाव में हेराफेरी हुई थी, वो तो हम आज साबित कर देंगे। लेकिन अंततः जनता का कोर्ट है, चुनाव के बाहर भी जनता का एक कोर्ट है, उस अदालत में आपको साबित करना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ जितने प्रमाण आज हमारे सामने हैं वो रखने चाहिए, और आने वाले जो चुनाव हैं जहाँ पे होगा वो सब करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बीजेपी करेगी ये बाकी हेरा फेरी तो वो खुल के हमारी नाक के नीचे कर रही है, मीडिया का, पैसे का, ईडी का, ये धमकाने का, चुनाव प्रचार में एक तरफा काम करने का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू ना करवाने का, ये तो बिल्कुल सरेआम हो रहा है। ये जो ईवीएम और बिल्कुल जो न्यूनतम सवाल है वोटिंग और काउंटिंग की हेरा फेरी अगर की जाएगी, जाहिर है बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से की जाएगी, जाहिर है कुछ सेलेक्टिव जगह पे की जाएगी, है ना, और उसका प्रमाण लाना कठिन होगा। लेकिन अंततः जैसे मैंने कहा, हरियाणा में एक वर्ग की राय बनी, सबकी नहीं, लेकिन जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे उनसे आप आज भी पूछ लिया, अरे यार चोरी करके चुनाव जीता है इन्होंने। ये बात जब आम जनता तक पहुंचेगी, जो विपक्ष का पक्का वोटर है उसके बाहर पहुंचेगी,
ये बात। जब गांव में ताश खेलते हुए, पान की दुकान पे खड़े हुए लोग, चाय की ढाबे पे बैठे हुए लोग अपनी बातचीत में ये कहेंगे, हाँ यार वोटर मैं बीजेपी का हूँ, देख मोदी का सपोर्टर तो हूँ, लेकिन ये तो गड़बड़ किया है उन्होंने। यहाँ जब बात पहुँच जाएगी तब ये बदलेगा, और उसमें अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो एक, शायद घपलेबाजी में भी ईवीएम को उस तरह से इस्तेमाल करना जैसा बांग्लादेश और पाकिस्तान में किया गया, शायद अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा मामला अंडर रैप्स है, हम तो बहुत दूर से देख पा रहे हैं। और दूसरा, जनता के परसेप्शन में, जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जनता का परसेप्शन बन गया था कि इलेक्शन कमीशन तो टोटल बोगस, टोटल इलेक्शन तो चोरी है, टोटल झूठ है, इमरान खान के बारे में या जो इनका पिछला इलेक्शन हुआ था उस पर, वहाँ देश की जनता अभी नहीं पहुँची है। ये दोनों काम हैं। परसेप्शन तो मीडिया बनाए, सरकार बनाएगी, संघ बनाएगा, अंततः मीडिया से कैसे आगे जनता आई। आप भी उन लोगों में से होंगे जिन्होंने इमरजेंसी को थोड़ा बहुत देखा होगा बच्चे के तौर पे। मीडिया क्या कहता था, 20 सूत्री कार्यक्रम, मीडिया क्या बताता था, ट्रेन टाइम पे चल रही है, मीडिया क्या कहता था, अनुशासन पर्व। जनता को पता लग गया, सबके बावजूद, सब चीज़ों के बावजूद जनता ने सूंघ लिया। और जब सूंघा, आपको याद होगा, राजस्थान से लेके बिहार तक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी, सारी की सारी बह गई थी। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, लोगों ने एक दूसरे को जाके बस कान से सुना, मुंह से आगे पास ऑन कर दिया। ये अभी भी इस देश का सबसे बड़ा मीडिया है, आप इसे आस्था कह लीजिए। अभी भी मेरी आस्था है, इस देश की जनता खड़ी होगी। इस देश की जनता को जब ये महसूस होगा कि हमसे हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, इस देश की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। जनता खड़ी होगी, बस हम और आप उस दिन तक खड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, धन्यवाद आपका।